So the next part you'll have to take this down also. लिख लीजिएगा साइड बाय साइड. ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत नहीं, खाली दिस सर्कल पार्ट यू डोंट हैव टू राइट, जस्ट टेक दिस डाउन. Done? So basically what we are doing over here is सिक्योरिटी एनालिसिस में वैल्यूएशन का बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का तीन टाइप का वैल्यूज होता है. वन इज योर बुक वैल्यू विच इज बेस्ड ऑन दी बैलेंस शीट का वैल्यू. बैलेंस शीट का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एमोटाइज कॉस्ट, वो सबका पूरा खिचड़ी वाला वैल्यू रहता है. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एसेट माइनस लायबिलिटी इज गोइंग टू गिव यू इक्विटी. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी वाला पार्ट, इक्विटी का मतलब खाली वो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता. सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व वो जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है, दैट होल पोर्शन इज योर इक्विटी वाला पार्ट. यू डिवाइडेड बाय number of shares, you get the book value per share. Market price per share is based on the demand and supply of investors. Market में जिस price पर shares is going to be traded in the market, जिस price पे buying and selling of the share can happen, that is your market value per share. And the third part is your intrinsic value वाला part. Intrinsic value is what we are trying to find out. Just what is this chapter? This whole chapter is all about. इंट्रिंसिक वैल्यू ही आपको निकालना है. ये चैप्टर में हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या
कि मेरे हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए। मार्केट में सन फार्मा का प्राइस 504 है, होना चाहिए 600, तो वो जो 600 हुआ वो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ। एंड वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइदर यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस और यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, कुछ ना कुछ एनालिसिस करके, कुछ फॉर्मूला यूज करके, कुछ वैल्यूएशन मॉडल वगैरह बिठा करके, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, मॉडल वगैरह बिठाएंगे, उसके बेसिस पर यू विल ट्राई टू गेट द वैल्यूएशन ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की क्या शेयर प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से। दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पार्ट एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, बिकॉज ये तो आपका अकाउंट्स के हिसाब से आएगा और ये वाला पार्ट आपका मार्केट डेटा से अवेलेबल है, तो कैलकुलेट किसको करेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। एवरीबॉडी विथ मी ओवर हियर, इंट्रिंसिक वैल्यू इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्लानिंग टू कैलकुलेट। Next part also you'll have to actually take it down. Wait. अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से बड़ा है, मतलब है प्राइस इतना, होना चाहिए ज्यादा, अंडर वैल्यूड की ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है ना, होना चाहिए ज्यादा, है कमती, इट इज अंडर वैल्यूड, प्राइस बढ़ेगा, वी शुड बाय एंड वाइस वर्सा। correctly valued. इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट, कराऊंगा अभी इसके बाद। जैसे से फॉर एग्जांपल P0 is equal to D1 by RE minus G, that is one way of calculating intrinsic value कि बेस्ड ऑन की कंपनी का डिविडेंड कैसा है और उसका ग्रोथ रेट कैसा है, उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए वो निकाल रहे हो ना। अच्छा, आपका फॉर्मूला के हिसाब से जो P0 निकलेगा, मार्केट का प्राइस वो होगा, वो जरूरी थोड़ी है। दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, विल डू ऑल दैट। ये वाला कॉपी हो गया एवरीवन, दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू का डिफरेंस। टेक दिस डाउन एंड देन जस्ट वेट एंड कॉन्सेंट्रेट, बाद में टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। Done. So basically, how do we calculate the intrinsic value?
आज एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए वी हैव मल्टीपल मेथड्स। पहला वैल्यूएशन का तरीका क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, इक्विटी शेयर है, वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी है, बॉन्ड है, बिल है, जो भी है, डजंट मैटर। द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ वैल्यूएशन इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। कोई भी चीज का आज का वैल्यूएशन इज इक्वल टू वो फ्यूचर में जो कैश फ्लोज देगा उसका प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी विलिंग टू पे। सो दैट इज द वेरी वेरी बेसिक प्रमाइज ऑफ द वैल्यूएशन वाला पार्ट कि कोई भी चीज हो, बॉन्ड हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो, आप पूरा का पूरा फ्यूचर प्रोजेक्शन बना लीजिए और वो प्रोजेक्शन का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू फॉर दैट। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, मेरे को आप जो दोगे उसके बदले में उसका प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट आई विल बी विलिंग टू पे फॉर दैट, राइट? सो व्हाटएवर कोई भी चीज का वैल्यूएशन अगर अपने करेंगे तो उस फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यूएशन। दैट इज अ वेरी बेसिक प्रेमाइज। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिविडेंड, आज कंपनी का अगर मैं, कंपनी का तो गोइंग कंसर्न वाला कहानी है कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। इसका मतलब कंपनी इज गोइंग टू बी गिविंग डिविडेंड्स टिल इटर्निटी, टिल परपेचुइटी। तो अगर कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया जाए तो डोंट यू थिंक आई कैन गेट द वैल्यूएशन ऑफ एन इक्विटी शेयर? सो इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कैन बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स अंटिल इंफिनिटी। इसके जितने भी फॉर्मुलाज है ना, हर एक फॉर्मुला प्रूव करके दिखाऊंगा और इसी लॉजिक के ऊपर फॉर्मुला है और बहुत ही इजी सा फॉर्मुला है। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल सपोज, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि किस तरीके से करेंगे। आप लोगों ने ये चीज सीखा था आई थिंक इंटर में, यू आर डन दिस इन इंटर एवरीबडी? नहीं किया ये वाला फॉर्मूला इंटर में? ये फॉर्मूला नहीं किया इंटर में? d1 by re माइनस जी किया हुआ शायद, d1 by re माइनस जी किया हुआ, वो भी d1 by re माइनस जी तो किया हुआ ये इंटर में, ये नहीं किया हुआ आप लोग का इंटर में। एनीवेज कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला नहीं भी किया हुआ है तो कोई भी चीज का वैल्यूएशन क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सो P0 का वैल्यू मतलब D1, D2, D3, D4, D5 अंटिल D इंफिनिटी तक का प्रेजेंट वैल्यू शुड बी द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ना। अग्रीड? ये बात मानते हैं? कोई भी चीज का वैल्यू, आज अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से मेरे को इंफिनिटी तक डिविडेंड देगा। वो इंफिनिटी तक जो डिविडेंड देगा उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालूंगा तो मेरा शेयर का प्राइस आ जाना चाहिए। तो D1, D2, D3 का प्रेजेंट वैल्यू शुड बी आज का शेयर प्राइस। एंड एक बात समझिएगा, प्राइस एट टाइम 3 इयर्स, P3 मतलब क्या हुआ? P3 का मतलब हुआ टाइम 3 पर शेयर का प्राइस। P3 का मतलब यही हुआ ना, टाइम 3 पर शेयर का प्राइस। तो टाइम 3 पर शेयर का प्राइस कितना होगा? फोर्थ डिविडेंड से इंफिनिटी तक का डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू शुड बी द प्राइस एट द टाइम 3। P3 का वैल्यू शेयर प्राइस एट टाइम 3 शुड बी उसका फ्यूचर डिविडेंड्स का वैल्यू ना। टाइम 3 पर अगर कोई शेयर खरीदेगा तो उसको टाइम 4 ऑनवर्ड्स डिविडेंड मिलेगा टिल इंफिनिटी। आप थर्ड ईयर के एंड पे डिविडेंड शेयर खरीदते हो तो आपको फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स डिविडेंड मिलेगा ना इंफिनिटी तक। तो शेयर प्राइस एट टाइम 3 क्या होगा? फोर्थ डिविडेंड ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक का डिविडेंड इज योर प्राइस 3, टाइम 3 पर शेयर प्राइस। तो अगर मैं P3 को ऐड कर दे रहा हूं तो आपने D1, D2, D3 का अलग से PV ले लिया, अलग से प्रेजेंट वैल्यू ले लिया और P3 के अंदर में डिविडेंड 4 से इंफिनिटी तक का डिविडेंड का PV है। तो अल्टीमेटली आपने D1, D2, D3 अलग से लिया है और D4 से इंफिनिटी तक का PV P3 के अंदर घुसा हुआ है और वही P3 को आप डिस्काउंट कर रहे हो। सो अल्टीमेटली द वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज। Give me some time, I'll derive the formula D1 by RE minus G also for you. I will derive the formula D1 by RE minus G करेंगे और इतना सिंपल सा इजी सा डेरिवेशन आप लोग भी देखेंगे एंड you'll feel another level of confidence when you derive the formulas and all ना। आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है यार, तो एग्जाम में भूल भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अपने डिराइव कर लेंगे। ग्रोथ रेट हाई होगा तो P0 शुड बी हायर, प्राइस शेयर का हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। तो D1, इफ यू आर कंफ्यूज इन दी एग्जाम की D1 बाय RE माइनस G था कि RE प्लस G था, G अगर बढ़ेगा तो P0 गिरना चाहिए, अगर G प्लस होगा तो P0 बढ़ेगा कि G माइनस होगा तो P0 बढ़ेगा? G माइनस होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो P0 बढ़ेगा। सो इफ ग्रोथ इंक्रीजेस प्राइस शुड इंक्रीज, दिस इज वेरी ऑब्वियस, करेक्ट? तो अब माइनस G होगा डिनोमिनेटर में तभी तो प्राइस इंक्रीज होगा, वरना तो आपका प्राइस डिक्रीज करने लग जाएगा। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन द एग्जाम, इफ यू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, एग्जाम में कंफ्यूज होंगे अपने। Let's accept the fact that we are going to get confused in the exam, but we have to have that kind of an understanding कि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन होता है अपने तुरंत इसको लॉजिकली उसको चूज कर पाएंगे कि G प्लस होगा कि माइनस होगा फॉर्मूला में। So we'll derive the formula and it's very easy. But do you understand the logic of the formula? मैं एक फॉर्मूला का लॉजिक बताऊंगा, उससे 5-6 फॉर्मुलाज इसके अंदर प्रूव हो जाएंगे।
एनीवे लेट मी गेट बैक टू द बेसिक. सो इंट्रिंसिक वैल्यू की कंपनी का शेयर प्राइस क्या होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट. मार्केट में क्या है वो तो दिख रहा है, बुक वैल्यू क्या है वो अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट से पता है. कंपनी का शेयर प्राइस होना कितना चाहिए वो अपने लोग कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट करने का वन मेथड इज बेसिकली कि डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालो. अब कुछ कुछ जगह थियोरी वगैरह दिया हुआ है. नाउ डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालना है, ऑब्वियस सा बात है, इफ अ कंपनी इज पेइंग डिविडेंड ऑन अ रेगुलर बेसिस ओनली देन यू कैन यूज दिस मेथड. If the company does not pay you dividend on a regular basis, you cannot use this method, क्योंकि डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू अगर डिविडेंड ही नहीं देता है, सपोज ग्रोथ कंपनी है, डिविडेंड देता ही नहीं है, जो भी पैसा कमाता है उसको री इन्वेस्ट कर देता है, यू विल नॉट बी एबल टू यूज दिस मेथड. अगर कंपनी कभी ज्यादा डिविडेंड, कभी कमती डिविडेंड, कभी ज्यादा डिविडेंड देता है, आप फोरकास्ट कैसे करोगे? ओनली इफ यू कैन मेक अ फोरकास्ट की फ्यूचर डिविडेंड कैसा होगा, देन यू कैन यूज दिस मेथड. तीसरा चीज, नाउ आई एम अ रिटेल इन्वेस्टर, मेरे को 100 शेयर खरीदना है, 200 शेयर खरीदना है, तो मेरे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टू व्हाट काइंड ऑफ डिविडेंड एम आई रिसीविंग. सो फॉर मी डिविडेंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. But when you're talking about a second alternative, a second person, say for example, someone is buying 20% shares of a company, 30% shares of the company, 35% shares of the company, वो डिविडेंड के लिए शेयर नहीं खरीद रहा है, वो इसलिए खरीद रहा है कि वो कंपनी को कंट्रोल कर पाए. तो उसको डिविडेंड से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 30-35% कंपनी आप कंट्रोल कर रहे हो, तब तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करके अपने आप को डिविडेंड दिलवाई दोगे जैसा भी मन होगा. व्हाट यू आर लुकिंग एट इज कंट्रोलिंग द कंपनी. You know, you're looking at managing the company, controlling the company, वो सब चीज पे आप फोकस कर रहे हो. So when you're looking at that, maybe a dividend approach might not be a good idea. In that situation, maybe I'll go for a cash flows approach. अब cash flows approach में basically what happens is, I'll come to each of those approaches again. उन्हीं के ऊपर समझ चालू करेंगे, अपने हर एक अप्रोच पे आएंगे. कैश फ्लोज अप्रोच में आपके पास दो ऑप्शंस है, FCFF एंड FCFE. आई डोंट थिंक यू हैव डन दिस. ये किया हुआ नहीं है. हाँ, ये डेफिनेटली नहीं किया हुआ आपका इंटर में. फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी. सो अब अपने बेसिकली क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड निकालना, डिविडेंड तो वो वाला पार्ट हो गया जो आपने बांटा है शेयर होल्डर्स को, वट एवर इज द प्रॉफिट्स यू अर्न, वट एवर यू डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज द डिविडेंड वाला पार्ट. से फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ग्रोथ कंपनी एंड इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग आउट डिविडेंड्स. ठीक है, इट इज अ ग्रोथ कंपनी, इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग आउट डिविडेंड्स. अब वो वाला कंपनी का अगर मेरे को वैल्यूएशन करने का मन है तो उसका कैश फ्लोज तो होगा ना. अब डिविडेंड नहीं भी देंगे तो कंपनी कैश फ्लो तो जनरेट कर रहा होगा, तो वो कैश फ्लोज जो कंपनी जनरेट करेगा, आई वांट टू डू द वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ दोस कैश फ्लोज. कैश फ्लोज दो टाइप का है, एक है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म और एक है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी. पूरा डिटेल्स में अगेन अपने आएंगे बाद में थोड़ा. फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का लॉजिक क्या हुआ? फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, से फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने डेट नहीं लिया होता, लोन नहीं लिया होता, तो उसका कैश फ्लो कितना जनरेट होता, दैट इज FCFF. मतलब पूरा फर्म एज अ होल को, अपने अगर बैलेंस शीट का बात करें, इक्विटी और डेट लेते, प्रेफरेंस को एक बार गोली मारो, सो अपना पूरा का पूरा इक्विटी डेट को मिलाकर के जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, इफ वी डिस्काउंट दोज कैश फ्लोज एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला रेट, वी विल गेट पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी. आप इसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दीजिए, आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगा. बेसिकली अपने क्या बोल रहे हैं, अगर कंपनी ने लोन नहीं लिया होता तो, मतलब जब अपने कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, अपने इंटरेस्ट माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे इंटरेस्ट माइनस. बेसिकली अगर अपने वी आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर कंपनी ने लोन नहीं लिया होता तो कंपनी का कितना कैश फ्लो होता, तो कंपनी को पूरा फर्म एज अ होल को जो कैश फ्लोज मिल रहा है उसको फर्म के रेट से डिस्काउंट करेंगे तो फर्म का वैल्यू आएगा. एक दूसरा तरीका हुआ कि जहां फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को इक्विटी के रेट से डिस्काउंट करेंगे तो इक्विटी का वैल्यू आएगा. We'll get to it. FCFF, FCFE सबके फॉर्मूलाज, डेरिवेशन वगैरह सब कराऊंगा. दी आइडिया इसकी फर्म के कैश फ्लोज को फर्म के रेट से डिस्काउंट करो तो फर्म का वैल्यूएशन आ जाएगा. इक्विटी के कैश फ्लोज को इक्विटी के डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करो तो इक्विटी का वैल्यूएशन आ जाएगा. तो बेसिकली वी आर सपोज टू बी मेकिंग प्रोजेक्शंस अबाउट कि कंपनी का कैश फ्लोज कैसा होगा, फर्म का फ्यूचर कैश फ्लोज कैसा है, वो कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन आ जाएगा. अगर कंपनी इज नॉट गिविंग अ डिविडेंड ऑन अ रेगुलर बेसिस, इन दैट केस वी कैन गो फॉर द कैश फ्लोज अप्रोच. In case a company is not giving dividend on a regular basis, we can go for the cash flows approach. आप डिविडेंड दो नहीं दो does not matter, because अपने को तो ये फाइंड आउट करना है कि कंपनी का कैश फ्लो जनरेट कैसा हो रहा है. कैपिटल बजटिंग वाला सम्स किए हो ना कि -500 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 200 ऐसे करके, तो उसी तरीके से अपने कैश फ्लोज प्रोजेक्शन करेंगे कि अपने
कितना इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है, अपना फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट कितना हो रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द फर्म और द वैल्यू ऑफ इक्विटी। कंपनी के कैश फ्लोज को कंपनी के रेट से डिस्काउंट करोगे तो कंपनी का वैल्यूएशन आएगा। इक्विटी पार्ट के खाली इक्विटी वाला पोर्शन को का कैश फ्लोज को अगर इक्विटी के रेट से डिस्काउंट करोगे तो इक्विटी का वैल्यूएशन आएगा। ऑब्वियसली इक्विटी का कैश फ्लो तो वो बचा हुआ अमाउंट होगा आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट वाला पार्ट। इंटरेस्ट वगैरह डिडक्ट करने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो इक्विटी को जाता है ना, तो वो वाला जो कैश फ्लोज होगा उसको इक्विटी के रेट से डिस्काउंट करेंगे तो इक्विटी का वैल्यूएशन आएगा। सो दिस इज व्हाट वी विल सी इन द कैश फ्लो अप्रोच। देयर आर मल्टीपल मेथड्स on the basis of which we are going to be determining कि शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, P0 क्या होना चाहिए, intrinsic value क्या होना चाहिए। So the whole story is about trying to get the value of P0, right? The third one is an earnings model approach. So basically price earning ratio या E1 by P0 E by P रेशियो को यूज करके, इसमें अभी कुछ मत लिखिएगा, इसको लेकर के एक दो समझिए, ज्यादा कुछ नहीं है। मेनली योर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन दिस वन एंड दिस वन, एंड थोड़ा सा इस पे भी है। इस पे 2-3 क्वेश्चंस मैक्सिमम दिया हुआ है वेयर इन विल हैव टू लर्न अ कपल ऑफ फॉर्मूलाज कि अर्निंग्स, कंपनी का अर्निंग परसेंटेज कितना है, उसके बेसिस पर हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन करने का कोशिश करेंगे। सिमिलर टू डिविडेंड, यहां पर डिविडेंड के बेसिस पर कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, यहां पर पूरा का पूरा अर्निंग के बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे हैं। सो दिस इज द वैल्यूएशन टेक्निक्स ऑफ अ कंपनी। यहां पर व्हेन यू आर लुकिंग एट द वैल्यूएशन, इट इज बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी, द कैश फ्लो कैपेसिटी और द डिविडेंड जनरेटिंग कैपेसिटी, कि कंपनी कितना फ्यूचर में डिविडेंड देगा, कितना कंपनी कैश फ्लो जनरेट करेगा, या कितना कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी है, उसके बेसिस पर यू आर ट्राइंग टू डू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। दूसरा मेथड इज योर रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। रिलेटिव वैल्यूएशन में एक्चुअली दो अप्रोचेस है, वन इज पीपीएस पीसीएफ अप्रोच एंड दूसरा इज ईवी एबिडा अप्रोच। सो alright, so when you're looking at this relative valuation approach, अभी तक तो हम लोग कंपनी का खुद का अर्निंग कैपेसिटी कैसा है, उसके बेसिस पर कंपनी का आज का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, दैट इज द बेसिस ऑन विच वी वर ट्राइंग टू डिसाइड द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कि कंपनी का, सपोज मेरे को कैश फ्लो प्रोजेक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू मेक अ फोरकास्ट कि कंपनी का किस तरीके का कैश फ्लोज होना चाहिए फ्यूचर में, मेरे को उसमें भी बहुत दिक्कत आ रहा है। सो नाउ व्हाट इज द ऑप्शन? नाउ से फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू द वैल्यूएशन ऑफ पतंजलि, अपने करेंगे इसका सम प्रॉपर, पतंजलि का वैल्यूएशन करने का कोशिश कर रहे हैं। अब पतंजलि का कैश फ्लोज या डिविडेंड वगैरह वो देता नहीं है, सपोज कैश फ्लोज वगैरह को लेकर के कंपनी का प्रोजेक्शन करना इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। सो नाउ हाउ डू आई डू द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी लाइक अ पतंजलि, क्योंकि पतंजलि का शेयर प्राइस तो मार्केट में ट्रेडेड नहीं है, तो अब इस कंपनी का वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और इसका इतना मेरे पास पास्ट डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं प्रोजेक्शन वगैरह कर सकूं। नाउ व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू फाइंड आउट कंपनीज व्हिच आर सिमिलर टू पतंजलि। से फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी उठाते इमामी, गोदरेज, HUL, ये 3 कंपनी लिए सपोज, इमामी, गोदरेज एंड HUL, क्योंकि ये कंपनीज भी वही FMCG टाइप का प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG। कोई भी अगर टर्म नहीं समझ में आता है, यू आइदर आस्क मी और यू इमीडिएटली गूगल इट अप, you know, very small, very basic terms, but why is FMCG called FMCG? Because it's not capital good। ये बहुत जल्दी जल्दी you keep on buying shampoo, soaps and all, fast moving, बहुत जल्दी जल्दी ये बिकता है, खरीदा जाता है, फिर बिकता है, fast moving consumer goods। So when you're looking at Imami, Godrej and HUL, I've taken these because FMCG project and Imami, Godrej and all का भी काफी rural अपील है जो कि पतंजलि का है। तो मैं क्या करूंगा, इमामी, गोदरेज एंड HUL का बैलेंस शीट PL अकाउंट अवेलेबल होगा, पब्लिक कंपनी है, और इसके शेयर प्राइसेस भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होगा। आप क्या करेंगे, आप कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द कंपनी, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। यू कैन डू दीज थिंग्स, राइट? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। What we will do is, मैं रफली बता रहा हूं, सम्स करेंगे अपने बाद में। इमामी, गोदरेज और HUL के लिए मैंने PPS, PCF, PBV रेशियो निकाला, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो, ये सारे रेशियोज निकाले। उसके बाद मैंने सारे रेशियोज को एवरेज कर दिया, मतलब HUL, इमामी, गोदरेज तीनों का एवरेज P रेशियो, एवरेज PS रेशियो, एवरेज PB रेशियो, एवरेज PCF रेशियो। आई हैव टेकन द एवरेजेस ऑफ ऑल दीज रेशियोज। एवरीबडी विथ मी? अभी पतंजलि का मार्केट प्राइस नहीं पता है, लेकिन पतंजलि का बैलेंस शीट तो बनता है, प्राइवेट कंपनी है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अर्निंग्स, सेल्स, ये सब तो आपके पास होगा।
पतंजलि का अर्निंग्स को एवरेज पी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो डोंट यू थिंक एक हाइपोथेटिकल एक टाइप का एक एस्टिमेट मिल जाएगा मेरे को प्राइस का। पतंजलि का सेल्स को अगर एवरेज पीएस रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा डोंट यू थिंक आई गेट एन एवरेज एक एस्टिमेट ऑफ द प्राइस। सपोज आपका HUL, इमामी और गोदरेज का एवरेज प्राइस टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू लेट्स से 4:1, मतलब फॉर एवरी 1 यूनिट 1 रुपी का सेल्स आप करते हैं तो आपका कंपनी का वैल्यूएशन 4 रुपीज है। तो पतंजलि का जितना भी सेल्स होगा उस पतंजलि का वैल्यूएशन शुड आल्सो बी 4 टाइम्स ऑफ दैट। पतंजलि का कैश फ्लो इनटू दिस एवरेज रेशियो विल गिव मी एन एस्टिमेट ऑफ प्राइस। पतंजलि का बुक वैल्यू इनटू द प्राइस बुक वैल्यू रेशियो ऑफ दिस एवरेज रेशियो विल गिव मी द प्राइस ऑफ द कंपनी पतंजलि। 4 प्राइसेस मिला, वो चारों का फिर एवरेज कर लूंगा। तो डोंट यू थिंक रिलेटिव वैल्यूएशन रिलेटिव टू द कंपीटिंग कंपनीज, सिमिलर कंपनीज, उन कंपनीज के डेटा और उन कंपनीज के प्राइसेस के बेसिस पर आई वांट टू डू द वैल्यूएशन ऑफ माय कंपनी, दैट इज योर रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। कि सिमिलर कंपनीज ढूंढो, वो सिमिलर कंपनीज का रेशियोज निकालो, वो एवरेज रेशियोज को अपनी अर्निंग, सेल्स, कैश फ्लो, बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, एक हाइपोथेटिकल प्राइस निकालो और उसका वापस एवरेज करो एंड यू विल गेट द एवरेज, द बेसिक आइडिया ऑफ द प्राइस ऑफ योर कंपनी। बोलो एवरीबडी क्लियर टिल हियर? यस और नो? प्रॉब्लम? एवरीवन श्योर? So this is the way we can get the valuation of the company. अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोगों को अब देखो आप लोग का बुक में they might not give you all these methods, but इसके ऊपर भी सम्स है, इसके ऊपर भी सम है, so it's better that I teach you everything from scratch, क्योंकि सम्स है इसके ऊपर। EV EBITDA अलग से मेथड नहीं दिया है बुक में, बट EV EBITDA का सम्स है बुक में। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए उनका डेप्रिसिएशन मेथड अलग है, उनका डेप्रिसिएशन मेथड अलग है। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ जजमेंट, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, यू हैव अ लॉट ऑफ अक्रूवल एस्टिमेट्स एंड ऑल इन्वॉल्व। अब आपको लग रहा है ये कंपनी एक्सेलरेटेड मेथड यूज करता है, ये कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है, तो अलग अलग अकाउंटिंग मेथड यूज करके अलग अलग अर्निंग, अलग अलग तरीके से आपने डेटा निकाला है, तो अब आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज से। आप क्या बोलते हैं कि लेट मी डू अनदर रेशियो, लेट मी यूज एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा रेशियो। अब एबिडा रेशियो में ना तो आपने इंटरेस्ट माइनस किया, ना टैक्स माइनस किया, ना डेप्रिसिएशन माइनस किया। एबिडा इज बेसिकली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। अब आप बोलते हैं कि यार ये कंपनी का तो नेट प्रॉफिट कमती है क्योंकि इस कंपनी ने बहुत लोन लेके रखा है, वो कंपनी ने लोन कमती लेके रखा है, तो पी रेशियो गड़बड़ हो गया ना। बट एबिडा रेशियो का अगर आप यूज करते हो तो कौन सा कंपनी ज्यादा लोन लेता है, कमती लोन लेता है, मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस ही नहीं हुआ है। सो यू नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लीन वे। एंटरप्राइज वैल्यू क्या अभी नहीं कराऊंगा, व्हेन आई कम टू दिस मेथड आई डू इट इन डिटेल ओवर देयर, राइट। सो ईवी एबिडा रेशियो में भी लॉजिक सेम है, 3-4 कंपनी लेंगे, सिमिलर कंपनी, उसका ईवी एबिडा रेशियो निकालेंगे, ईवी एबिडा रेशियो का एवरेज लेंगे, अपना एबिडा से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना एंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा। एंटरप्राइज वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। वो क्यों कैसे होता है थोड़ा टाइम लगेगा, सो लेट मी कम टू दिस मेथड वाला पार्ट, देन आई विल डू इट इन डिटेल कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। बट बेसिकली सिमिलर कंपनीज का रेशियोज निकालो, उन रेशियोज का एवरेज लो और वो एवरेज से अपना अर्निंग्स वगैरह से मल्टीप्लाई करके अपना एक हाइपोथेटिकल प्राइस निकालो। दैट इज योर रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? तीसरा मेथड is going to be the asset based method. Now asset based method again is not discussed in detail, but there are a couple of questions on asset based method. एक asset based method का एक अजीब सा क्वेश्चन था, देखेंगे तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट डर जाता है एग्जाम के टाइम में अगर आ जाएगा तो, बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। वो क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया था ना, आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। कंपनी का इतना सारा डिटेल एकदम स्कैटर्ड तरीके से दिया हुआ है, आपको पूरा का पूरा कंपनी का बैलेंस शीट बनाना होगा, आपको कंपनी का एसेट का वैल्यूज माइनस लायबिलिटीज करना होगा, उसे इक्विटी मिल जाएगा। अब एसेट का वैल्यू जब कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, तो अब एसेट का फेयर प्राइस यूज करेंगे कि बुक वैल्यू यूज करेंगे? फेयर प्राइस यूज करेंगे, बिकॉज अपने को कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है, उसका बैलेंस शीट नहीं बनाना है एग्जैक्टली। तो कंपनी का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे, माइनस लायबिलिटी करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, अपना इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। So in case the fair value of the individual assets and all is given, you can use the asset based approach. तो उसमें एक तरीके का आपको बैलेंस शीट टाइप का बनाना था एंड उसके बाद में उसको कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करके उससे कंपनी का वैल्यूएशन निकालना था। तो बेसिकली द फेयर प्राइस ऑफ द एसेट माइनस द लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज योर एसेट बेस्ड अप्रोच, जहां पर आप एसेट के वैल्यूएशन के बेसिस पर इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कर रहे हैं। उसमें भी इफ यू सी asset based approach में ना what kind of company should be following this approach? Now say for example एक कंपनी है जो लिक्विडेट होने वाला है, तो अब उसमें तो ना गुडविल बचा, ना कोई फ्यूचर कैश फ्लो बचा, ना उसका ब्रांडिंग बचा, तो उसमें तो एसेट बेस्ड अप्रोच कुड बी अ गुड आइडिया ना टू बी यूज्ड। आपको as chartered accountants you are not supposed to be just mugging up things, you're supposed to be applying because ultimately you're going to be working.
सो वेयर डू यू यूज एन एसेट बेस्ड अप्रोच? यू यूजिंग एन एसेट बेस्ड अप्रोच। अगर कंपनी लिक्विडेट होने वाला है तो कहाँ का फ्यूचर का डिविडेंड ना कैश फ्लो, कहाँ आएगा? ये सब चीज कुछ नहीं आने वाला है। कंपनी अगर लिक्विडेट होने वाला है तो मे बी दी एसेट बेस्ड अप्रोच इज अ गुड आइडिया। और लेट्स से फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड। अब कोल इंडिया लिमिटेड का मेजर अगर आप देखोगे तो उसका एसेट कोयला ही होने वाला है, एंड इट इज अ वेरी कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट। उसका तो आपको मार्केट प्राइस पता होगा ना। आज कोई एक XYZ कंपनी है, उसमें आपका मशीनरी का वैल्यू क्या, लैंड का वैल्यू क्या, बिल्डिंग का वैल्यू क्या, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस द वैल्यू। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कोल इंडिया, उसका मेजर 99% एसेट तो आपका कोल में मिलेगा आपको। तो कोल का तो रियल टाइम पे बेसिस पे एसेट वैल्यू निकालना बहुत ईजी होगा। जितना भी वैल्यू ऑफ कोल मतलब क्वांटिटी ऑफ कोल है इनटू कोल का करंट मार्केट प्राइस करिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। नाल्को बैल्को ये सब कंपनी है, एल्यूमिनियम का कंपनी है, उसका मैक्सिमम इन्वेंट्री तो उसका एल्यूमिनियम में ही होगा, उसका वैल्यूएशन। सो व्हेन द कंपनीज हैव अ वेरी कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट, तभी भी शायद ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं अपने, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को डिटरमिन करना इजी हो जाएगा। It's easier to determine the fair value of asset. Now the problem that happens is it is a very easy sum. I'll do the sum with you guys. It's a very easy sum. But वो first time exam में आता है ना, student panics because उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करेंगे। So that is why I'm telling you need to understand these things कि किस केस में, अगर सपोज मैंने आपको वही क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया, मैंने आपको बताया नहीं कि कौन सा मेथड यूज करना है, बट आई फ्रेम द क्वेश्चन इन सच अ मैनर कि आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज द मेथड टू बी अप्लाइड। So you need to have that understanding, क्योंकि जरा सा भी अगर नया थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन देता है ना, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। एंड नाउ ट्रीट योरसेल्फ एज प्रोफेशनल्स रादर देन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने को एग्जाम क्रैक करना है, बट एट द सेम टाइम अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल एक प्रोफेशनल टाइप का करिए, क्योंकि अगर हल्का सा भी घुमा करके सम देता है स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। So be open to these ideas. So we'll start off with the dividend वाला section when we are doing the valuation of equity shares. So basically dividend का present value निकाल करके equity share का valuation कर सकते हैं, cash flows का present value लेकर के equity valuation कर सकते हैं, earnings का present value, earnings का formula use करके भी अपने present value निकाल सकते हैं, and when comparing with similar companies का ratios वगैरह calculate करके averages वगैरह ले करके अपना prices hypothetically निकाल सकते हैं, and अपने company का asset minus liability equal to equity करके भी we can calculate the value of the equity shares. Equity divide by number of shares करोगे तो प्राइस पर शेयर आ जाएगा, एंड उसके बाद में चेक करने बोल ही सकता है कि मार्केट में शेयर इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, बाई करे सेल करे। तो लास्ट वाला जो लाइन होता है ना उसको छोड़िएगा मत, पूरा सम कर देते हैं, फिर वो लास्ट लाइन बताना भूल जाता है कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, एंड बेकार का एक मार्क कट जाता है। सो बी अटेंटिव व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट टू कॉपी, ये वाला पार्ट कॉपी करके रखिए। डिविडेंड वाला पार्ट पे चालू करूंगा। जस्ट टेक दिस डाउन टिल हियर। बुक वैल्यू नहीं हुआ ना, क्योंकि एसेट बेस्ड अप्रोच में हम लोग फेयर वैल्यू यूज करेंगे एसेट का, दैट इज व्हाई जनरली एसेट बेस्ड अप्रोच यूज नहीं करते हैं। लिक्विडेशन वाले केस में एसेट बेस्ड अप्रोच यूज करना है, एज आई एक्सप्लेन कि क्यों लॉजिकल है, बट जनरली नहीं यूज करते, क्योंकि ब्रांडिंग, गुडविल ऑफ द कंपनी, फ्यूचर अर्निंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एंड ऑल, वो सब तो कुछ यूज नहीं हो रहा है ना। तो ओनली व्हेन कंपनी इज गेटिंग लिक्विडेटेड या फिर उसका एसेट का फेयर वैल्यू निकालना बहुत ईजी होगा। म्यूचुअल फंड का वैल्यू तो एसेट बेस्ड ही हो गया ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड का तो एसेट क्या होता है, शेयर्स होते हैं, शेयर्स के वैल्यू मार्केट वैल्यू आपको पता होता है। तो म्यूचुअल फंड इज वेरी इजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन दी एसेट बेस्ड काइंड ऑफ एन अप्रोच। अपने एनएवी वैसे ही तो निकालते हैं, शेयर्स के वैल्यू, कैश का वैल्यू, हल्का फुल्का कुछ लायबिलिटी होता है उसको माइनस कर देते, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते। टेक्निकली एक तरीके से देखेंगे तो एसेट बेस्ड अप्रोच ही हो गया म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन के लिए, राइट? नहीं, शेयर्स का मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू माइट नॉट बी द सेम। वही चीज है ना, वही चीज तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड बताएगा।
मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर सेम होगा इसका मतलब शेयर इज करेक्टली प्राइस्ड। एंड दूसरा प्रैक्टिकली ये भी समझिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं वो आपके अजम्पशंस के बेसिस पर है। आज मेरे हिसाब से जो इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए और उनके हिसाब से होना चाहिए वो अलग हो सकता है। Now when you talk about the share market, like yesterday I purchased Sun Pharma, Lupin, मैं तो काफी सारा फार्मा स्टॉक्स खरीद रहा था क्योंकि कल मार्केट में फार्मा गिरा हुआ था। तो अगर आई एम बाइंग फार्मा स्टॉक, कोई ना कोई तो बेच रहा है, मतलब मैं सोच रहा हूं कि फार्मा बढ़ेगा लेकिन कोई ये भी तो सोच रहा है कि फार्मा गिरेगा। सो मेरे हिसाब से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आपके हिसाब से जो इंट्रिंसिक वैल्यू माइट बी डिफरेंट। आई एम टेकिंग डिफरेंट assumptions, मे बी अ डिफरेंट मॉडल, यू माइट बी टेकिंग डिफरेंट assumptions, डिफरेंट मॉडल। आपकी इनपुट्स गलत हो सकती है, मेरा जो इनपुट्स मैंने यूज किया वो गलत हो सकता है। दैट इज वाई मॉडल कितना राइट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मॉडल। आज कंपनी डिविडेंड देता है तो ये मॉडल यूज करिए, अगर कंपनी लिक्विडेट होने वाला है तो ये मॉडल यूज करिए। सो सही जगह पर सही मॉडल लगाना, सही assumptions लेना, सही इनपुट्स लेना, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली एक और चीज बताता हूं, अगर मेरे को लगता है कि 504 रुपीज का सन फार्मा है आज के दिन, मेरे को लगता है कि उसका वैल्यूएशन कम से कम 650 क्रॉस करना चाहिए, राइट? अगर मैं सही भी हूं, इवन इफ आई एम राइट, एंड इफ द रेस्ट ऑफ द मार्केट डज नॉट रियलाइज दैट, मेरे राइट होने का कोई फायदा नहीं होगा। सोचिए, मैं 500 में शेयर खरीद लिया, मेरे को लगता है कि वो 650 होगा, मेरे अकेले के तो सोचने से शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं। The whole market has to realize that this company का share is worth 650. Everybody in the market is supposed to be buying those shares. Should at least start buying the shares and push the prices upwards. Only then will it make benefit for me. Only then will I be able to profit. तो खाली मेरे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा। मेरे intrinsic value अगर correct भी होगा, it does not matter until unless the whole market realizes that that should be the intrinsic value. We'll understand. Lot of things will come in. We'll discuss a lot of things in ahead. बोले यहां तक एवरीबडी इज ओके टिल हियर, एवरीबडी फाइन? नहीं, और भी यूज आ सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी रिक्वायर्ड मे बी बोनस वगैरह पे करने के लिए। आज एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय को आपको बोनस देना है, आपने उसको बोल के रखा है कि जितना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, या स्विगी के एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हो, तो वो सब के लिए। सो इंट्रिंसिक वैल्यू का मेजर यूजेस टू फाइंड आउट कि अंडर वैल्यूड है शेयर की ओवर वैल्यूड है, मेनली उसका काम यही है। विल कम टू द क्वेश्चंस अ लिटिल लेटर। डिविडेंड यूज करना फॉर वैल्यूएशन, सो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस। एक बार कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एक बेसिक आइडिया दूंगा, उससे 3 4 5 फॉर्मूला सारा का सारा डिराइव हो जाएगा। लेट्स ट्राई एंड डिराइव द फॉर्मूला d1 by RE minus G which you have been looking at। सो राइट नाउ अगर कोई भी चीज का प्राइस का अगर बात करेंगे अपने, So P0 is the price of the company, the intrinsic value of the company, कि कंपनी का प्राइस क्या होना चाहिए, should be based on the future dividends and all. D1, D2, D3, D4, because the company is a going concern, तो वो फ्यूचर में आपको इंफिनिटी तक डिविडेंड अगर वो कंपनी देगा, तब जाकर के वो सारे फ्यूचर का डिविडेंड का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, दैट शुड बी द प्राइस ऑफ द कंपनी P0. Excuse me, that should be the price of the company P0. P0, the intrinsic value, the value of the company, the price of the company should be the PV of all the future dividends. Why till infinity? क्योंकि कंपनी गोइंग कंसर्न होता है, अगर आप शेयर आज खरीदते हैं तो आपको इंफिनिटी तक उसका डिविडेंड मिलता है। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ द कंपनी शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स। सब कोई अग्री करते हैं? एक अजम्पशन लेते हैं, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है सीपीटी लेवल पर, वहां पर आपने मोनोपोली वगैरह पढ़ा था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये सारा चीज भी पढ़ा था। इवेंचुअली अगर कोई इंडस्ट्री में, बिजनेस में अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर जरूरत से ज्यादा आपका प्रॉफिट्स है, मोर पीपल विल एंटर योर बिजनेस, यस और नो? यस, जितने ज्यादा लोग एंटर करेंगे सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइसेस गिरेगा, एंड अल्टीमेटली आप खाली नॉर्मल प्रॉफिट पे रह जाएंगे। सो अल्टीमेटली द कंपनीज हिसाब से शॉर्ट टर्म में सुपर नॉर्मल ग्रोथ प्रॉफिट है, पॉसिबल है सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट कमाना। नया नया इंडस्ट्री में, नया नया में तो लोग कम होते हैं, तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में तो आपको एक स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट मिलेगा ही मिलेगा। जिस रेट पे आपका इकोनॉमी या इंडस्ट्री या पूरा का पूरा नेशन ग्रो करेगा, आज इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा, पूरा का पूरा मार्केट का भी वही ग्रोथ रेट होगा। हिसाब से इवेंचुअली इन द लॉन्ग टर्म योर ग्रोथ रेट शुड बी इक्विवेलेंट टू द मार्केट का ग्रोथ रेट।
क्योंकि सुपर नॉर्मल अगर आपका इंडिया ग्रो कर रहा है 60% पे, अगर आपका इंडस्ट्री 10% पे ग्रो कर रहा है, डोंट यू थिंक बाकी लोग अपना बिजनेस छोड़ करके आपका बिजनेस करने में आएंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा ग्रोथ है, वहां पर ज्यादा प्रॉफिट है, राइट? सो अल्टीमेटली द कंपनी शुड बी हैविंग अ कांस्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। अग्रीड? एक सिंपल सा असम्पशन लेकर के एक बार पहले ये फॉर्मूला देखते हैं, वो d1 by RE minus G को अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मेरा जो d1 है, आज अगर शेयर खरीदते हो तो d0 इज नॉट समथिंग दैट यू गेट टुडे। अगर मैं आज शेयर खरीदता हूं तो आज जो डिविडेंड कंपनी ने बांटा था वो ऑलरेडी मैंने जिससे शेयर खरीदा उसको मिल चुका है। सपोज मैंने आपसे एक शेयर आज खरीदा, सो नाउ यू हैव ऑलरेडी गॉट द डिविडेंड, आई एम नॉट गेटिंग द डिविडेंड टुडे। मेरे को ईयर 1 ऑनवर्ड्स जो डिविडेंड होगा वो मिलेगा। एक्स डिविडेंड डेट वाला कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा बाद में। वो होता है ना, अपने आज अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं तो मैं आज मेरा डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं आता है, 2 दिन बाद मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आता है। अगर आज कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट द डिविडेंड टुडे। सो P0 does not include D0. Everybody understand that really very well. When you are talking about the value today is the PV of future cash flows. Today का cash flow का value नहीं include होता है आज के value में, right? Everybody agreed? आज का जो डिविडेंड है वो मेरे को नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी मैंने जिससे शेयर खरीदा है उसको मिल चुका है। P0 is future dividend का PV. It's going to be a very basic idea. Now D1 का PV लेना है अपने को, so basically आपका P0 क्या होना चाहिए? D1 by 1 plus RE। अब ये RE कैसे कैलकुलेट होगा वो भी अपने देखेंगे। आपने एक फॉर्मूला RF प्लस RM माइनस RF बीटा कर रखा है, जिसका डेरिवेशन ऑल्सो विल डू इन लेवल इन द फाइनल लेवल इन द पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। वो पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बहुत ही अमेजिंग, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर देयर, राइट? सो एनीवेज, सो 1 प्लस RE से D1 को डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस RE से, राइट? नाउ D1 by 1 plus RE is going to give you a P0 should be D1 by 1 plus RE plus। अब सेकेंड ईयर का डिविडेंड क्या होगा बताइए? सेकेंड ईयर का डिविडेंड इज D1 into 1 plus G। अगर आपका ग्रोथ रेट 4% है तो मेरा जो भी पास डिविडेंड था दैट डिविडेंड इंटू 1.04 हो जाना चाहिए नेक्स्ट डिविडेंड। D1 into 1 plus G, अग्रीड एवरीबडी? और इसको डिस्काउंट किससे करेंगे? 1 plus RE स्क्वायर। कैन आई राइट इट लाइक दिस? जो थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा? ये जो D1 इसको इंटू 1 plus G करेंगे, जो लास्ट डिविडेंड था उसी को इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 प्लस RE क्यूब। इफ यू नोटिस द फर्स्ट टर्म D1 by 1 plus RE यू मल्टीप्लाई बाय 1 plus G इंटू 1 plus RE। यही टर्म को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? ये वाला टर्म तो सेम है पूरा का पूरा, यू मल्टीप्लाइड बाय 1 plus G by 1 plus RE। That is the term you are multiplying every single term to। आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट जीपी का सीरीज का समेशन क्या होता है? a by 1 minus r, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन फैक्टर। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज D1 by 1 plus RE। कॉमन टर्म क्या है? 1 plus RE कट जाएगा, कॉमन ले लीजिए 1 plus RE माइनस 1 plus G, और 1 plus RE कट गया, बचा क्या? You got the formula derived? It's that simple. It's a simple, वो जो इनफाइनाइट वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला था, a by 1 minus r फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन टर्म, खाली वही यूज किया हुआ है और इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है D1 by RE minus G, विच इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला। एंड इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे P0 को, तो आपका RE इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो ये मिलेगा। आपका टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? जितना आपका डिविडेंड फॉर्म में रिटर्न चाहिए, ये डिविडेंड यील्ड हो गया एंड ये ग्रोथ हो गया, कैपिटल गेन वाला पार्ट हो गया एक तरीके से। सो योर टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम एन इक्विटी इज द डिविडेंड रिटर्न वाला पार्ट एंड द ग्रोथ रेट वाला पार्ट। मैं अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में दे दीजिए आप, और बाकी ग्रोथ के फॉर्म में दे दीजिए ताकि मेरा शेयर का प्राइस इंक्रीज हो। टोटल रिटर्न वही हुआ ना, टोटल रिटर्न का 2 पार्ट है, एक जो डिविडेंड फॉर्म में मिलेगा, एक जो कैपिटल ग्रोथ फॉर्म में मिलेगा। ये ग्रोथ भी एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ा टाइम में। RE is your required return on equity right now. We'll discuss cost of equity and all कैसे हो रहा है, RE, KE, ER सब डिस्कस करेंगे
थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट रिक्वायर्ड रिटर्न, इक्विटी का रिटर्न दो पार्ट का है, वन इज योर डिविडेंड वाला फॉर्म का रिटर्न और दूसरा जो आपका कैपिटल गेन्स फॉर्म में आएगा। एक तो मेरे को जितना मैंने सपोज 100 रुपए का शेयर खरीदा, वो मेरे को 2 रुपए का डिविडेंड दिया और 100 रुपए का शेयर 103 हुआ, तो 3 इज योर कैपिटल गेन, दैट ग्रोथ वाला पार्ट कि शेयर प्राइस इज ग्रोइंग, एंड वो डिविडेंड वाला पार्ट। तो अल्टीमेटली द टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न इज द डिविडेंड वाला पार्ट एंड द कैपिटल गेन वाला पार्ट, राइट। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला d1 by re minus g, जिसका प्रूफ भी बहुत ही इजी है। a by 1 minus r, the first term divide by 1 minus common term. You've done this in CPT. Derivation exam के लिए required नहीं है, but you feel very confident when you can derive all these formulas. So if you want, you take this down and then I'll move forward. ये फॉर्मूला ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, यू डोंट नीड टू लर्न द फॉर्मूला, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूलाज लिखा हुआ रहता है। मेक द फॉर्मूला शीट इन योर ओन हैंड राइटिंग। आप जब भी फॉर्मूलाज देख रहे हैं अलग से फॉर्मूला शीट मत बनाइए, वो टाइम वेस्ट होगा। बट वाइल यू आर स्टडिंग जस्ट कीप अ मिडिल शीट इन योर बुक, तो उससे क्या होगा ना कि जब भी फॉर्मूला दिखेगा उसको मिडिल शीट में कॉपी कर लीजिए उसी टाइम। तो एक तो फॉर्मूला भी याद होगा, उसमें क्या होता है ना कि यू कैन पुट एन एरो एंड राइट सम एक्स्ट्रा स्टफ। अपना हैंड राइटिंग में लिखा हुआ चीज का एक अलग चीज रहता है। So your notes and everything in your handwriting, everything you could have been given everything printed also. Theory वगैरह वो सारा चीज तो आपको प्रिंटेड मिलेगा बुक्स वगैरह में, बट कुछ चीज अपना हैंड राइटिंग में रहना इज ऑलवेज ईजियर, यू अंडरस्टैंड बेटर इन योर हैंड राइटिंग, इट्स नॉर्मल।
लाइक यू नो, तभी ट्रेडिशनल वो पेपर पेन चाहिए, कितना भी टैब पे पढ़ लीजिए वो अल्टीमेटली आपको पेपर पेन पे ही चाहिए चीजें, राइट? सो व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस आई इक्वल टू 1 टिल इंफिनिटी का मतलब आई इक्वल टू 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी होगा। तो अभी d1 by 1 plus re to the power 1, d2 by 1 plus re square, d3 by 1 plus re cube, तो पूरा का पूरा जितना भी फ्यूचर डिविडेंड्स है 1 से लेकर इंफिनिटी तक का, उन सबका प्रेजेंट वैल्यू इज द प्राइस। ऑब्वियस सा बात है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको दे नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इंफिनिटी तक थोड़ी आपको कोई वैल्यूएशन करने देगा। यू कैन कैलकुलेट वैल्यू टिल इंफिनिटी, बट दिस इज द बेसिक वे इन विच द फॉर्मूला फॉर द शेयर प्राइस इज रिटन। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे। So basically you can have multiple ways your formula, d1 plus d2 plus p2 by 1 plus re square, या d1 d2 d3 and p3 by 1 plus re cube। तो आपके जितने भी डिविडेंड्स हैं लास्ट में अगर थर्ड टाइम तक डिविडेंड है तो थर्ड टाइम का प्राइस का पीवी ले लीजिए, तो उस हिसाब से यू कैन डू दैट। अब आपका 5 ईयर का डिविडेंड दिया तो d1 d2 d3 d4 अलग से आएगा, और d5 p5 को लास्ट में अलग से 1 plus re to the power 5 से डिस्काउंट करेंगे। तो अलग अलग फॉर्मूला याद करके फायदा नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला इन अ वेरी सिंपल वे, बिकॉज p2 इज द पीवी ऑफ and now remember P0 is the present value of D1 onwards का डिविडेंड का पीवी। D1 onwards जो पीवी डिविडेंड होता है उसका पीवी अपना P0 आता है, तो P2 जो होगा वो D3 onwards का इंफिनिटी तक का डिविडेंड का पीवी होगा ना। सो द प्रेजेंट वैल्यू व्हेन वी कैलकुलेट D3 onwards का प्रेजेंट वैल्यू वो टाइम 2 पे आएगा, तो टाइम 2 पे जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसको जब डिस्काउंट करेंगे तो उसको 2 टाइम्स डिस्काउंट करेंगे। टाइम 3 पे अगर वैल्यू आ रहा है D4 ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक जो डिविडेंड हुआ वो टाइम 4 पर प्रेजेंट वैल्यू वो डिविडेंड आएगा, उसका पीवी जब लेंगे तो अपने P3 पे आएगा। मैं नेक्स्ट डे आप लोग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, सिंस वी आर गोइंग टू विल बी गेटिंग इनटू द कैलकुलेशन एंड ऑल। PVIF PVAF उसमें डिफरेंसेस में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो वो सारा चीज नेक्स्ट डे अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पूरा स्टार्टिंग में रिवाइज करके फिर विल स्टार्ट द सम्स नेक्स्ट डे। एवरीबॉडी एनीवेज ओके टिल हियर? ये वाला भी कॉपी करेगा ये फॉर्मूलाज, जस्ट टेक दिस डाउन क्विकली। P0 is D1 by RE minus G। D1 से जो फ्यूचर का डिविडेंड होगा उसका वैल्यू P0 होता है, तो D3 ऑनवर्ड्स जो डिविडेंड होगा उसका वैल्यू P2 पे आएगा ना, मतलब आज का प्राइस कल से डिविडेंड का, तो P2 का जो वैल्यू होगा उसके बाद का डिविडेंड का पीवी होगा ना। P2 टाइम 2 पे वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होगा, जो टाइम 3 ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक का जो डिविडेंड होगा वो होगा। तो अल्टीमेटली आपका शेयर प्राइस तो वही हो गया ना, D1 D2 का पीवी एंड D3 से इंफिनिटी का पीवी आपने टाइम 2 पे अलग से निकाल लिया और फिर उसको यहां लेके आ रहे हो। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला तो वर्क कर ही रहा है। आपका प्राइस इज इक्वल टू पूरा का पूरा D1 से लेकर इंफिनिटी तक का पीवी डिविडेंड्स का। D1 D2 यहां अलग से ले लिए और D3 से इंफिनिटी को P2 में डाल दिया है और फिर P2 को अलग से ले रहे हैं, या D1 D2 D3 अलग से ले लिए एंड P3 के अंदर में D4 टिल इंफिनिटी डाला, तो अल्टीमेटली तो यू आर एडिंग D1 D2 D3 एंड D4 टिल इंफिनिटी ना। Ultimately the formula, the basic idea of the formula is same, the price is equal to all the future dividends का present value। हाँ, तो P3 का जब फॉर्मूला निकालेंगे, अब P3 का वैल्यूएशन करोगे तो कैसे आएगा, P3 could be equal to D4 by RE minus G, उस पे अपने जाएंगे, नेक्स्ट डे अपने मल्टी स्टेज मॉडल करेंगे। When we start doing the sums, we'll apply all that। P3 का वैल्यूएशन में तो करेंगे ना अपने, ये D1 D2 D3 भी कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए भी ग्रोथ रेट वगैरह लगेगा। We'll do all those things, we'll come to all those things, don't worry। Anyways, okay till here, everyone, यहां तक ठीक है? सिंस अपने ये सारा चीज डिस्कस कर रहे हैं, अभी आई एम
this is an incomplete. I have a little more to do about the dividend wala part and all those things. But उसके पहले since we are discussing the growth rate wala part, let me have a very short discussion कि अपनी growth rate कैसे निकालते हैं. Now what is your growth rate? Growth rate का I believe आपने formula किया है G equal to BR. G equal to BR आपने formula करके रखा है. तो G equals to BR में आपका B is your retention ratio. That is 1 minus dividend payout ratio. That is equal to 1 minus dividend per share divided by earning per share, and R is your ROE. ROE का मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है. मैंने 1000 रुपीज का शेयर खरीद के 1100 में बेचा तो मेरा 10% रिटर्न आया. दैट इज नॉट ROE. ROE इज नेट प्रॉफिट ऑन द कंपनी का PL अकाउंट डिवाइडेड बाय द इक्विटी का वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. मैं 1000 में शेयर लेकर के 1200 में बेचूं, 800 में बेचूं, हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ बैलेंस शीट PL अकाउंट रेशियो. इट इज नॉट द रिटर्न दैट यू हैव जनरेटेड. वो आपका रिटर्न जनरेट किया हुआ रिटर्न हुआ, उसका ROE से कोई लेना देना नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, गेट दैट इनटू योर हेड वेरी क्लियरली. ये सब गलती बहुत करते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा. वी विल डिस्कस थोड़ा सा बाद में, थोड़ा टाइम दीजिए. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन एंड डिस्कस इन ऑल. शुरू में थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ लिटिल व्हाइल. Your return on equity is based on the PL account and balance sheet. PL account में जो आपका रिटर्न आया ना नेट प्रॉफिट, वो डिवाइड करेंगे जो आपका बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है उसके साथ. जो आपने रिटर्न जनरेट किया 1000 रुपीज में खरीद के 1200 में बेचना, दैट इज P1 माइनस P0 बाई P0. वो आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस है. उसका रिटर्न ऑन इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है. अरे वो तो मैं 1000 में खरीद करके 1200 में बेच रहा हूं. आपने शेयर 1100 में खरीद के 1200 में बेचा. शी बॉट शेयर्स फॉर 1200 एंड सोल्ड इट फॉर 1100 व्हेन द मार्केट वेंट डाउन. शी हैड अ लॉस, आई हैड अ प्रॉफिट. उससे कंपनी का ROE थोड़ी चेंज होता है. कंपनी का ROE तो कंपनी का बैलेंस शीट PL अकाउंट पे डिपेंड करेगा. वो तो इंडिविजुअल का अपना खुद का रिटर्न है बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइसेस, कि मैंने शेयर ट्रेडिंग करके कितना रिटर्न जनरेट किया. दैट इज नॉट रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटीज की कंपनी का बैलेंस शीट में जो इक्विटी आ रहा है उसके ऊपर आपने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया, रिटर्न जनरेट किया है. दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी. Everybody following this? Everyone clear? Sure? Alright. Let me explain through an example कि अपना ROE का ये फॉर्मूला आया तो कैसे आया. Let's understand this formula पहले. Now suppose अपना return on equity is equal to 20%. अपने फ्यूचर के लिए भी ये कांस्टेंट मान के चलेंगे कि जितना भी आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर कंपनी 20% अर्न करके देता है. आप 100 रुपए डालोगे तो कंपनी 20 अर्न करके देगा. आप 200 रुपए डालेंगे तो कंपनी 40 अर्न करके देगा. सो द कंपनी इज गोइंग टू बी अर्निंग हाउ मच? 20% ऑफ वट एवर इज योर इक्विटी वैल्यू. इक्विटी का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर द कंपनी इज गोइंग टू बी अर्निंग 20%. सो लेट्स अज्यूम द बिगिनिंग इक्विटी का वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स से 100 ही लेते हैं. तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आया? 20 सपोज. ठीक है. अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि 40% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है. इसका मतलब 60% आप रिटेन करते हो. मतलब 20 का जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया उसमें से 40% बांट देंगे, डिविडेंड दे देंगे, और 60% ऑफ जो 20 होगा उसको रिटेन कर लेंगे कंपनी में. करेक्ट एवरीबडी? सो डिविडेंड वाला पार्ट कितना होगा? 40% ऑफ दिस इज 8 retained. Agreed everyone? एक बात बताइए, 100 का इक्विटी था, 20 का प्रॉफिट आया, 8 आपने बांट दिया, तो आपका क्लोजिंग इक्विटी कितना हो जाएगा? 112 होगा कि नहीं? यस और नो? 112 होगा ना. इक्विटी में अपने बात किए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व होता है. जनरल रिजर्व क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड इज योर क्लोजिंग जनरल रिजर्व. जो भी ओपनिंग बैलेंस था प्लस प्रॉफिट करते हैं माइनस डिविडेंड करते हैं, क्लोजिंग जनरल रिजर्व आ जाता है. तो हिसाब से आपका इक्विटी कितना हो जाना चाहिए? योर इक्विटी शुड बिकम 112 नेक्स्ट ईयर. 112 अगर नेक्स्ट ईयर हुआ, इसका मतलब इक्विटी में 12% इंक्रीज हुआ. आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 100 का 20% की जगह अब 112 का 20% होगा. आपने 100 रुपए पर 20 कमाया था. 100 रुपीज पर यू जनरेटेड एन इनकम ऑफ 20. यू हैव उसमें से आपने 8 बांट दिया, तो हिसाब से 12 रुपीज आपने प्लाउ बैक कर लिया ना कंपनी में. प्लाउड बैक प्रॉफिट्स, यू हैव प्लाउड बैक, यू री इन्वेस्टेड एट 12. सो अर्लियर यू हैड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 जिसके ऊपर आपने 20% कमाया, बट अब आपके पास 112 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो 20 कमाया उसमें से खाली 8 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 12 तो आपने वापस रख लिया है. तो 112 के ऊपर में यू आर अगेन गोइंग टू बी अर्निंग 20%. 112 का 20% कितना होगा? 22.4.
इफ यू सी योर नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय 12%, 20 का 12% कितना होगा? 20 का 12% कितना होगा? 2.4। अच्छा, अपने डिविडेंड अगर वही 40% डिविडेंड बांटते तो 40% डिविडेंड इसका कितना होगा बताइए? 4 4 16 1 8.96। इफ यू सी 8 का 12% अगर इंक्रीज करेंगे तो 8.96 आएगा। आपका जो रिटेन अर्निंग्स बचा है वो कितना होगा? करके देखिए। I guess it's gonna be this much. माइनस करके देखिए, दिस शुड कम एज द आंसर। करिए 22.40 माइनस 8.96 शुड गिव यू 13.44 प्रॉब्ली। एक बार चेक करिए ना क्विकली प्लीज। तो 12 प्लस 1.12, 12 इंटू 1.12 करिए, 13.44 आएगा। So basically your profitability is increasing by 12%. G is equal to BR आ गया ना। G is equal to BR क्या हुआ? रिटेंशन रेशियो कितना? 60% और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना? 20%। 20% इंटू 60% कितना? 12%। G इक्वल टू BR आया। लॉजिक क्या है कि 20% आप कमाओगे ऑन द 60% रिटेन्ड। जो 60% अमाउंट रिटेन कर रहे हो उसके ऊपर में अगले साल वापस 20% कमा रहे हो। यहां पर वापस 60% रिटेन कर रहे हो, ये 60% के ऊपर में वापस 20% अर्न करेंगे। So ultimately your income is going to, your net profit is going to be growing by 12% because out of the 20% you're earning, but that extra 20% you'll be earning not on the 20% that you earned. जो अपने 20% अर्न करेंगे वो खाली 60% वाला पार्ट पे अर्न करेंगे, 100% प्रॉफिट पे अर्न नहीं करोगे क्योंकि 40% प्रॉफिट तो बांट दिया। जो 60% अपने रिटेन कर रहे हैं उस 60% के ऊपर में 20% अर्न करोगे। अगर आपने कोई भी प्रॉफिट डिविडेंड बांटा ही नहीं होता ना तो आपका एवरी ईयर का ग्रोथ रेट ही 20% हो जाता। जी इक्वल टू बी आर वो पूरा का पूरा रिटर्न क्या बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी वुड हैव बीन योर ग्रोथ रेट, क्योंकि 100 बिकम 120 नेक्स्ट ईयर, वो 120 पे वापस 20% इंक्रीज होगा क्योंकि अपने डिविडेंड बांट रहे ही नहीं है। बट अपने 40% डिविडेंड बांट दे रहे हैं तो यू आर कीपिंग ओनली 60% ऑफ द पार्ट विद यू। तो ओनली 60% के ऊपर में 20% का एक्स्ट्रा आपका अर्निंग्स होगा एवरी ईयर। दैट इज व्हाई योर जी इज इक्वल टू बी आर का फॉर्मूला। द 60% दैट यू आर रिटेनिंग उसके ऊपर में आप 20% एक्स्ट्रा एवरी ईयर कमा पाओगे। एवरी ईयर 60% रिटेन करोगे, 40% बांटोगे, 60% रिटेन करोगे ना, और वो 60% के ऊपर नेक्स्ट ईयर आप 20% आरओई एक्स्ट्रा कमाओगे। तो एवरी ईयर आपका इनकम विल बी इंक्रीजिंग बाय 12% ना 12%। जो 60% अपने रिटेन कर रहे हैं उसके ऊपर ही तो आप आरओई 20% कमाओगे। जो अपना ओरिजिनल 100 था उसके ऊपर तो 20% कमा रहे हैं। जो 60% एक्स्ट्रा इस साल रिटेन किए उसके ऊपर अगले साल एक्स्ट्रा 20% अर्न करोगे। तो योर जी इक्वल टू बी आर इज योर रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू एट व्हाट प्राइस यू बॉट एट व्हाट प्राइस यू सोल्ड। मैंने जनवरी में सन फार्मा खरीदा, आपने फरवरी में खरीदा, उसने मार्च में खरीदा, जनवरी में बेचा, सितंबर में बेचा, डजंट मैटर। इट इज योर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, बुक वैल्यू पर शेयर। ये मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं है ये फॉर्मूला। दिस इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बैलेंस शीट के ऊपर में है, मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है ईपीएस को, ये इसको क्या बोलते हैं आरओई को। सो जी इक्वल टू बी आर का प्रूफ इज दिस, दैट इज हाउ यू डिराइव ग्रोथ रेट। ईपीएस वाला फॉर्मूला कहां से हुआ? ईपीएस इज अर्निंग पर, वन सेकेंड, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस इज टोटल अर्निंग्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर रहा हूं। दिस नॉट ईपीएस। एक सेकेंड, नाउ इट्स ओके। टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल बुक वैल्यू या फिर अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। कंफ्यूजन होता है ये सब लिखिए एंड पूछिए सारा कंफ्यूजन। 100% क्लैरिटी होना चाहिए हर जगह पर। बोलिए एवरीबडी क्लियर टिल द ग्रोथ रेट वाला पार्ट? समझ में आया ग्रोथ रेट का फॉर्मूला? देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन, वी विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ओवर हियर। ये वाला पूरा का पूरा चीज कॉपी करके रखिए एंड बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दिस। इफ यू वांट इसको लाइक एक एग्जांपल लिख करके रख लीजिए, एग्जाम टाइम में ये नहीं रिवाइज करने बैठेंगे। इसके ऊपर में लिखना है प्रूफ ऑफ
ये सब आपका रिवाइज करना है एग्जाम टाइम पर, बट ये वाला रिवाइज नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, वन मोर थिंग आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द प्रीवियस क्लास, बता रहा हूं। एक और चीज करिएगा, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट लिसन टू दिस आइडिया, बट ये genuinely work it out. CFA students also get a lot of benefit, FRM students also get a lot of benefit. I have also used this idea, especially cost वगैरह के लिए किया था। फाइनेंस मेरा स्ट्रॉन्ग था, उतना मैंने माथा नहीं लगाया था, बट कॉस्ट एंड ऑल के लिए आई डन दैट। I'll tell you वेरी सिंपल आइडिया। कॉस्ट में ना कई कई जगह गलती होता था कि वो एक तो वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आई यूज टू मेक, लाइक यू नो, यू मेक अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, राइट? सो लाइक से फॉर एग्जांपल एक शीट ऑफ पेपर खाली मिडिल शीट या कुछ भी अपने बुक्स के अंदर डाल के रखिएगा, जहां पर आपने हेडिंग लिख के रखा है मिस्टेक्स। डोंट कंफ्यूज बिटवीन पीवीआईएफ पीवीएफ। जो मिस्टेक्स आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, वो मिस्टेक का लिस्ट बना लीजिए। व्हाट विल हैपन इज आफ्टर यू आर प्रैक्टिसिंग, आप देख रहे हैं कि बार बार ये मिस्टेक करते जा रहा हूं मैं, राइट? एग्जाम टाइम में कॉन्शियसली यू विल रीड ऑल दोस कि ये गलती मत करना। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि गलती से भी ये बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू मत यूज करना। वंस यू हैव द लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी क्रिएटिंग अ लिस्ट सेपरेटली एक दिन बैठ करके, वो नहीं बनता है। करते करते जहां जो गलती आ रहा है उसको शीट में खाली जॉट डाउन करते गए। तो लाइक 10, 12, 14 मिस्टेक्स की ये गलती नहीं करना है। तो एग्जाम में व्हेन यू कॉन्शियसली रीड दोस थिंग्स ना, एग्जाम के पहले दिन, यू विल नॉट मेक दोस मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एग्जाम। सो इफ पॉसिबल डू कीप अ शीट एंड कीप अ लिस्ट। कॉस्ट में, एसएफएम में, 2-3 सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स में भी ये सब में काम आता है, एसएफएम कॉस्ट इन पर्टिकुलर, बिकॉज यू टेंड टू मेक दोज मिस्टेक्स कि इसका पीवी लेना मत भूल जाना, डोंट फॉरगेट टू टेक पीवी ऑफ दिस वन, या चेक वेदर यू नो, लाइक से फॉर एग्जांपल गलती होता है आरएम और आरएम माइनस आरएफ, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज आरएम माइनस आरएफ, वो कराऊंगा तब आपको, जैसे जैसे अभी बताया ना कि ये वाला गलती यहां मत करना, वैसे इन मल्टीपल प्लेसेस आई कीप ऑन टेलिंग यू कि ये गलती यहां मत करना, बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी मेक। तो मिस्टेक्स का लिस्ट अलग रखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के पहले दिन देख के जाएंगे कि भाई ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, तो एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे। कंटेंट इतना ज्यादा है, वी कांट अफोर्ड सिली मिस्टेक्स, राइट? Anyways, got this bit, everybody? We'll discuss a few more things and we'll start off with the sums on the next day. Perfect. Let's keep it till here for the day. कॉपी कर लीजिए आराम से। नहीं, सम में डेटा वैसे ही देगा आपको, सम में 3 फॉर्मूला का मतलब डेटा नहीं देगा। हिज क्वेश्चन इज कि वेदर वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द डिविडेंड मॉडल और एफसीएफएफ, व्हाट अजम्पशन वी आर गोइंग टू बी यूजिंग। सम में आपको 4 सम का अजम्पशन नहीं देगा, एक ही सम का अजम्पशन देगा, उसके बेसिस पे करना होगा, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। वंस वी स्टार्ट डूइंग द सम्स विल बी क्लियर, डोंट वरी। मतलब वैसा नहीं होगा कि इनका अजम्पशन अलग है, आपका अजम्पशन अलग है, सम में डेटा उतना ही दिया रहेगा। ऑलराइट।